नमस्कार, बड़ी खबर तेज नजर के साथ मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। हमारे इस खास शो में होगी 24 घंटे की सभी बड़ी खबरें पूरे रफ्तार और विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का यह सफर। यूपी पीसीएस का रद्द किया गया पेपर अब 10 मई को दोबारा होगा। सामान्य अध्ययन का ये पेपर लीक होने के बाद रद्द कर दिया गया था। हालांकि दूसरी पाली में हुआ पेपर रद्द नहीं किया जाएगा और 29 मार्च को हुए दूसरी पाली के पेपर को सही माना जाएगा। आपको बता दें कि यूपी पीसीएस का पहला पेपर व्हाट्सएप पर लीक हो गया था, जिसके बाद दोबारा परीक्षा कराने का फैसला हुआ है। यूपी पीसीएस पेपर लीक मामले में एसटीएफ के आईजी ने दावा किया है कि व्हाट्सएप के जरिए पेपर लीक हुआ। आईजी के मुताबिक पेपर लीक मामले में 3 लोग शामिल हैं, लेकिन आयोग का अधिकारी और सरकारी अधिकारी शामिल नहीं है। एसटीएफ के आईजी के मुताबिक इस मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच करेगी। इन तीनों ने आपस में यह तय किया था कि 1 लाख रुपए में यह पेपर्स बेचे जाएंगे। ये मोबाइल की फॉरेंसिक्स कराई जाएगी। यह देखा जाएगा कि इन्होंने यह कहां कहां भेजा है पेपर। वह एंड अगर निकलता है, इसमें और गिरफ्तारियां फिर की जाएगी। कुड सी दैट यस इट इज इन देयर मोबाइल। तो यह क्लियर है कि इन्होंने इस काम को किया हुआ है। उससे अब रिट्रीव हो लेते हैं, फिर यह देखते हैं कि कहां कहां यह व्हाट्सएप किया गया है। मोस्ट लाइकली यह निकल जाना चाहिए। यूपी पीसीएस परीक्षा लीक मामले में एसटीएफ ने 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। ये तीनों लोग एक स्कूल से ताल्लुक रखते हैं जिसका नाम आदर्श भारती विद्यालय है। इसी स्कूल के 3 लोगों को एसटीएफ ने पर्चा लीक मामले में अरेस्ट किया है। पुलिस के मुताबिक आदर्श भारती विद्यालय का संचालक विशाल मेहता, उसके 2 टीचर ज्ञानेंद्र और जय सिंह ने पर्चा लीक किया था। पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के 1 घंटा पहले ही सेंटर पर आ गया था। इसी स्कूल में सेंटर भी पड़ा था। 1 घंटा पहले जब पेपर आया, उसके बाद उस पेपर को व्हाट्सएप पर उसकी फोटो ले ली गई और उसको शेयर किया गया। एसटीएफ ने जिस ज्ञानेंद्र को गिरफ्तार किया है वो आदर्श भारती विद्यालय में पढ़ाता है, लेकिन कल उसने पीसीएस का एग्जाम भी दिया था। उसका सेंटर सीतापुर में था। हो सकता है कि उसको पास कराने के लिए उसके अपने स्कूल से पर्चे को लीक कराया गया हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जी संगम को एक लड़की ने यह बयान दिया है कि जो दूसरी पाली का पेपर था वो भी लीक हुआ था। उसने भी कल एग्जाम दिया था, उस लड़की ने भी एग्जाम दिया था और उसका कहना है उसने अपनी आंखों से व्हाट्सएप पर दूसरी पाली का भी पेपर देखा था, जो पर्चा बंटने के पहले व्हाट्सएप पर आ चुका था। यूपी पीसीएस परीक्षा के पेपर लीक मामले में मंत्री शिवपाल यादव ने कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं बारिश से हुई बर्बाद फसल पर मुआवजा न मिलने पर केंद्र सरकार पर मदद न करने का आरोप लगाया है। एटा में गरीबों को समाजवादी पेंशन योजना के तहत पर्चा पत्र बांटने आए सूबे के कद्दावर मंत्री शिवपाल यादव ने यूपी पीसीएस की परीक्षा का लीक हुए पेपर के मामले में जांच करके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। बारिश से बर्बाद हुई इस फसल पर उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कोई मदद नहीं कर रही है, जबकि केंद्र सरकार ने 50% से अधिक बर्बाद हुई फसल का मुआवजा देने की बात कही थी। राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपया सभी जिलों को भेज दिए हैं और 25% से 49% तक हुए नुकसान की रिपोर्ट मांगी गई है। आज के दौरे में शिवपाल यादव अपनी सरकार के गुणगान करने में जुटे रहे, वहीं केंद्र की सरकार के खिलाफ आरोप लगाने में जुटे रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा पर भी जमकर चुटकी ली। बुंदेलखंड में लगातार आ रही देवी आपदाओं के चलते जहां किसान आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर है, वहीं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाएं भी सवालों के घेरे में। बुंदेलखंड में हर साल कभी सूखे की मार, कभी अधिक बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें तबाह हो रही हैं, जिसकी वजह से लगातार बर्बाद होता किसान आत्महत्या जैसे कदम उठाने को भी मजबूर है। ऐसे में जहां किसानों पर कुदरत की मार पड़ रही है, वहीं किसानों को फसलों की बीमा के नाम पर भी ठगा जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार ललितपुर जिले में केसीसी धारक किसानों की संख्या करीब 1.5 लाख है, जिनमें से इस वर्ष रबी की फसलों का बीमा 60,762 ही किसानों का हुआ है, जिनका सर्वे बीमा कंपनी द्वारा किया जा रहा है। सर्वे रिपोर्ट मिलने के बाद ही बर्बाद फसलों की बीमा राशि दी जाएगी। वहीं पिछले वर्ष बर्बाद हुई खरीफ की फसल का बीमा 72,000 किसानों को 64 करोड़ 41,85,000 रुपए दिया जा चुका है। जहां ललितपुर जनपद में अधिकारियों के अनुसार किसानों को हर साल बर्बाद फसलों की बीमा का पैसा दिया जा रहा है, वहीं जमीनी हकीकत में बदहाल किसानों की कहानी कुछ और ही बयां कर रही। बेमौसम बारिश से बर्बाद हुई फसलों के बाद किसानों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है।
इस बार वाकया पीतल नगरी मुरादाबाद से है, जहां फसल बर्बाद होने से 2 किसानों की मौत हो गई। एक किसान द्वारा फसल बर्बाद होने के सदमे से जहां ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली गई, वहीं दूसरा किसान अपनी बर्बाद फसल को नहीं देख सका, जिसके बाद सदमे से दूसरे किसान की भी मौत हो गई। ये किसान थे, 10-12 जनों की फैमिली को अपने गुजर बसर करने की एक अकेली बारिश यही थी। अभी जो पीछे फरवरी और जनवरी में जो बारिश और जो ओले हुए हैं, उसकी वजह से किसान थे अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। खेती के कारण ही ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि सब इलाके की खेती यहाँ जो है बिल्कुल गेहूं की बर्बाद हो गई है। यहाँ हैरानी वाली बात यह है कि 2 दिन के भीतर 2 किसानों की मौत के बावजूद भी प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी मृतक किसानों के परिवारों को सांत्वना देने के लिए नहीं पहुँचा। भदोही जनपद में किसानों की मेहनत पर बारिश ने पूरी तरह पानी फेर दिया है। खेतों में गेहूं की फसलों की इन दिनों कटाई हो रही है, लेकिन आज सुबह से ही तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गेहूं की फसल बर्बादी की कगार पर पहुंच गई है। जिले के किसानों के लिए गेहूं की फसल काफी महत्वपूर्ण होती है। इसी फसल से आए रुपयों से किसान अपनी आजीविका चलाता है। अगर इसी तरह बारिश होती रही तो खेतों से ना तो कटाई हो पाएगी, ना ही गेहूं की थ्रेसिंग, और जो फसल बची है वह बारिश में सड़ जाएगी। अगर गेहूं की फसल बर्बाद होती है तो आम आदमी की थाली भी इस वर्ष महंगी होना तय है। किसानों का कहना है कि जिस तरह से बीतों दिनों बारिश हुई, उसमें फसल पूरी तरह चौपट हो गई थी, और जो बची थी उसको अब ये बारिश बर्बाद कर रही है। लगातार हो रही बारिश से किसानों की फसलें सड़ने की कगार पर पहुंच गई हैं। किसानों का मानना है कि अगर इसी तरह बारिश और होती रही तो महंगाई तो बढ़ेगी ही, साथ ही उनके घर रोजी रोटी का भी संकट बढ़ जाएगा। मौसम में आए बदलाव का आंधी पानी आने से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। इस बरसात से गेहूं, चना, मटर की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। लगातार बदलते मौसम की वजह से फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बिना मौसम हुई बरसात से किसानों के चेहरे जहां मायूस हो गए, वहीं इनकी काफी फसलें बर्बाद हो गई, जिसमें गेहूं, चना, मटर आदि शामिल है। किसानों का कहना है कि 99% गेहूं का फसल नुकसान हुआ है। 1% ही गेहूं की फसल शायद ही किसान निकाल पाए थे। इस बरसात ने किसान की कमर को तोड़ दिया है। किसान अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। उनका कहना है कि इस हालत में वो क्या करें। यही स्थिति उत्पन्न होती है जब किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है और सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं करती है। बिन मौसम हो रही बरसात से जहां किसान तबाह और बर्बाद हो गया है, वहीं सरकार अब किसानों को क्या राहत देती है, देखने वाली बात होगी, क्योंकि किसानों के महीनों की मेहनत और कमाई बरसात के कारण मिट्टी में मिल गई है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिथौरागढ़ के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जहां बर्फबारी हो रही है, वहीं निचले इलाकों में पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। लगातार हो रही बारिश के कारण जहां पहाड़ में ठंड लौट आई है, वहीं काश्तकारों के चेहरों में परेशानी भी साफ झलक रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों में इसी प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चल रही है। पहाड़ों में इस लगातार हो रही बारिश के कारण मार्च के महीने में भी लोग गर्म कपड़े पहनने को मजबूर हैं। पिछले 24 घंटों में जिले के विभिन्न इलाकों में 34 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और आने वाले समय में भी इसी प्रकार के मौसम रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है। लखनऊ में पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों ने आज एक बसपा नेता पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाते हुए तालाबंदी कर दी। कर्मचारियों का आरोप है कि बसपा नेता शिव प्रकाश मिश्रा सेनानी का मकान पीडब्ल्यूडी कार्यालय के पीछे है, लेकिन इन्होंने अपने घर का रास्ता पीडब्ल्यूडी ऑफिस से बना लिया है और साथ ही जो पीडब्ल्यूडी के गैराज और अन्य सामान हैं, उनको भी वो कब्जा करते चले जा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि बसपा नेता के साथी अक्सर उनके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करते हैं। सारे कर्मचारी नेता और जो जितने भी कर्मचारी थे, आज वो इकट्ठा हुए और उन्होंने विभाग में तालाबंदी करके हड़ताल शुरू कर दी। फिलहाल वहां पर तालाबंदी है और कर्मचारी इस समय अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। जो मामला जमीन का है, वो पीडब्ल्यूडी विभाग की करोड़ों की जमीन है और उस पर बसपा नेता अपना कब्जा करना चाहते हैं। नोएडा में कामकाजी महिलाओं के साथ हो रही छेड़छाड़, ईव टीचिंग और पर्स छीनने जैसी वारदातों को लेकर आज महिलाएं सड़कों पर उतरी।
की है। नोएडा के सेक्टर 68 में एक मल्टीनेशनल कंपनी के बाहर निकलकर कुछ लड़कियों ने इस चीज का विरोध किया कि पुलिस उनको मदद नहीं कर पा रही है और ना ही ऐसे एरियो में पुलिस की पेट्रोलिंग होती है जहां पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और पर्स लूटने जैसी घटनाओं को कुछ अपराधियों द्वारा अंजाम दे दिया जाता है। पुलिस पर ढुलमुल रवैया अपनाने का भी आरोप महिलाओं का है। महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि कामकाजी महिलाएं और ऑफिस से आने जाने का जो रास्ता है वहां पर उनके साथ छेड़छाड़, पर्स छीनना, मोबाइल छीनने जैसी घटनाएं लगातार जारी हैं और पुलिस से शिकायत करने के बाद भी इन चीजों पर अंकुश नहीं लगता दिख रहा है। कि जब भी हम यहाँ से निकलते हैं तो ऐसा कोई पेट्रोलियम नहीं हो रही होती। हमें अगर हम जा रहे हैं तो हम एक डर से निकलते हैं, है ना। तो हम क्या चाहते हैं कि अगर डर एक बहुत बड़ी चीज होती है, अगर किसी को पुलिस का डर होगा तो वो भी हमारे साथ कुछ करने से पहले सोचेगा। बस हम यही चाहते हैं पुलिस। जिसके चलते कंपनी के बाहर निकलकर आज काफी लड़कियों ने प्रोटेस्ट किया और पुलिस से इस चीज का आह्वान किया कि उनको सुरक्षा मुहैया कराए। महिला अपराधों के प्रति उन्नाव पुलिस कितनी संजीदा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्नाव में 3 दिन बीत जाने के बाद भी गैंगरेप जैसी वारदात का मुकदमा तक दर्ज नहीं किया गया। वहीं पीड़ित परिवार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। उन्नाव के पूर्वा कोतवाली के तारागढ़ी गांव में 2 युवकों ने घर से निकली युवती के साथ जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता के परिजनों ने 3 दिन पहले थाने में प्रार्थना पत्र दिया। लापरवाह पुलिस ने मामला दर्ज करना तो दूर, पीड़िता का मेडिकल कराना तक मुनासिब नहीं समझा। थाने में न्याय न मिलने के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक उन्नाव से दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। लाख प्रयासों के बावजूद थाना स्तर पर मामला न दर्ज करने का पुलिस का पुराना ढर्रा अभी तक नहीं बदला है। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों ने युवती को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है। अब देखना ये होगा कि दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ आखिर क्या कार्रवाई की जाती है। बागपत से अपहृत हुए सराफा व्यापारी के बेटे प्रदीप वर्मा को आज 3रा दिन है, जबकि पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है। दरअसल शनिवार को कोतवाली बागपत से चंद दूरी पर बड़ा बाजार से सराफा व्यापारी का हथियारों से लैस स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया था, जिससे गुस्साए व्यापारियों ने 30 दिन भी बाजार बंद कर धरने पर बैठे हैं और बीएसपी, बीजेपी, आरएलडी भी व्यापारी की बरामदगी के लिए समर्थन में उतर आए हैं। अपहरण को 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक व्यापारी का कोई सुराग नहीं लगा पाई है। वहीं बीजेपी सांसद सतपाल सिंह ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि बदमाश आए दिन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिससे लोग सुरक्षित नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर सपा के पूर्व मंत्री भी व्यापारियों के धरने पर पहुंचे और कहा कि व्यापारी अपहरण के मामले में लापरवाह अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं अब व्यापारी के बेटे को बरामद करने के लिए जहां पुलिस ने 4 जनपदों की टीम गठित की है, अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक व्यापारी को बरामद कर पाती है। पीलीभीत में 3 माह पहले 5 साल के बच्चे के अपहरण के मामले में बच्चे के माता पिता पुलिस के खिलाफ एसडीएम व सीओ आवास के सामने पिछले 26 मार्च से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। दरअसल पीलीभीत में बीते 3 जनवरी को थाना बीसलपुर क्षेत्र के एक व्यापारी के 5 साल के मासूम शहनवाज का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया था। तब से लेकर अब तक पुलिस शहनवाज को ढूंढ नहीं पाई है। अपने लाडले को खो चुके माँ बाप का पहले दिन से आज तक रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस अधिकारी तलाश जारी कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। थक हार कर अब पीड़ित परिवार पुलिस के खिलाफ 26 मार्च से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है। पीड़ित परिवार के साथ ही सैकड़ों लोग भी धरने में शामिल हो गए हैं। साथ ही राजनीतिक पार्टियों का समर्थन भी इन बच्चे के माँ बाप को मिल रहा है। भले ही जनवरी माह में प्रदेश में ऑपरेशन इस्माइल चला हो, लेकिन पीलीभीत पुलिस इसमें फेल हो गई है। पुलिस का दावा है कि इसमें 3 टीमें लगाई गई हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। मेरठ में एक बीडीएस के छात्र को नमस्ते न करना भारी पड़ गया। सीनियर छात्रों ने रैगिंग के नाम पर उसके साथ मारपीट करते हुए उसे इतनी यातनाएं दी कि उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मामला मेरठ के कालका डेंटल कॉलेज का है, जहां राजस्थान का रहने वाला अनुराग गौतम बीडीएस 2य वर्ष का छात्र है, जिसे सीनियर छात्रों ने नमस्ते न करने को लेकर पहले अपने पास बुलाया और उसकी जमकर पिटाई कर डाली। पीड़ित छात्र ने किसी तरह अपनी जान बचाकर कॉलेज प्रशासन से अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई न करते हुए पूरे मामले की लीपापोती कर डाली। पीड़ित छात्र की शिकायत पर हरकत में आई पुलिस ने 7 आरोपी सीनियर छात्रों के खिलाफ रैगिंग, मारपीट और यातनाएं देने का मामला दर्ज करते हुए छात्र को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया है। वहीं कॉलेज प्रशासन ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है।
सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित हो रहे अवैध खनन के कारोबार को एक बार फिर राजधानी में बैठे राजनीतिक दल के आकाओं के इशारे पर जिला प्रशासन ने खोलने की अनुमति दे दी है। आधा दर्जन पट्टों को खोल दिया गया है। एसडीएम द्वारा सीमांकन के बाद ही इन पट्टों को खोला गया है। यहाँ पर पुनः अवैध खनन चालू हो गया है। इस अवैध खनन के चालू होते ही मातृ सदन ने भी अनशन की चेतावनी दे दी है। मातृ सदन अब तक अवैध खनन रोकने, गंगा किनारे लगे स्टेन क्रशरों को बंद करने व गंगा की अविरल धारा को लेकर कितनी बार अनशन कर चुका है, शायद इसकी गणना मातृ सदन के पास भी नहीं होगी। लेकिन अब आए दिन की मातृ सदन द्वारा की जा रही अनशन की घोषणाओं को लेकर भी लोग तरह तरह की चर्चाएं करने लगे हैं। लेकिन इतना तय है कि ये अवैध खनन का कारोबार जहां राजनेताओं के लिए कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बना हुआ है, वहीं जिले के राजस्व विभाग के अधिकारी हों या पुलिस प्रशासन के अधिकारी हों, सभी के लिए फायदे का सौदा साबित हो रहा है। माना कि मियां हम तो बुरों से भी बुरे हैं, कुछ लोग तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते। ये अंदाजे बयां है यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खां का। बजट सत्र की समाप्ति पे सभी विधायकों को दिए स्पेशल गिफ्ट के साथ लिखे खत में आजम खां ने अपने दिल का हाल बयां किया है। साथ ही सूटकेस के अंदर कलम और झाड़ू देकर सभी विधायकों से ये उम्मीद की है कि वो खुद तय करें कि कलम और झाड़ू में से कौन सा गिफ्ट समाज के कोढ़ को दूर कर सकता है। कांग्रेस पार्टी ने इसे बीजेपी के स्वच्छ भारत अभियान पे कमेंट बताया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसे क्लीन यूपी ग्रीन यूपी कैंपेन से जोड़ दिया है। विरोधी कुछ भी कहें, पर आजम खां का अपना अलग अंदाज है जो उनके इस खास उपहार में भी नजर आता है। सरकार की वादा खिलाफी से नाराज वित्त विहीन शिक्षकों ने मूल्यांकन करने से इनकार कर दिया और इसका बहिष्कार करके धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल आज से हाई स्कूल और इंटर बोर्ड की कापियों का मूल्यांकन यानी उसकी जांच होनी थी, लेकिन सरकार ने उनसे वादा किया था कि जो वित्त विहीन शिक्षक हैं उनको मानदेय दिया जाएगा। हालांकि सरकार अपने वादे से मुकर गई। 3 साल बीत जाने के बाद भी जो शिक्षक हैं उनको मानदेय नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने तमाम धरना प्रदर्शन किए, विधानसभा का घेराव तक किया। हालांकि ठोस आश्वासन उनको अभी तक नहीं मिला है। इसी बात से नाराज जो यहाँ के जो वित्त विहीन शिक्षक हैं उन्होंने साफ तौर पर कापियां जांचने से बहिष्कार कर दिया और सेंटर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। ऐसे में जिस तरीके जो शिक्षक हैं कार्य बहिष्कार करके धरने पर बैठ गए हैं और कापियों की तादाद भी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कापियां जांचने में देरी होगी उसका सीधा जो असर है वो परीक्षा के परिणाम पर पड़ेगा और परीक्षा परिणाम देरी से आने की उम्मीद की जा रही है। कौशाम्बी में बढ़ते कुपोषण के मामले में जिला प्रशासन ने प्रभावी कदम उठाया है। इसके तहत जिला अस्पताल में 6 बेड का एक पुनर्वास केंद्र खोला गया है, जिसमें अति कुपोषित बच्चों को डॉक्टरों की निगरानी में रखकर उनका पोषण किया जाएगा। कौशाम्बी के मासूमों को कुपोषण खाया जा रहा है। एक गैर सरकारी संस्था के आंकड़ों पर यकीन करें तो 3578 बच्चे जिंदा कंकाल में बदल चुके हैं। कुपोषित बच्चों की बढ़ती संख्या को देख बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग ने देर से ही सही कुपोषण के शिकार बच्चों के लिए एक पुनर्वास केंद्र खोला है। जिला अस्पताल में बने 6 बेड के इस पुनर्वास केंद्र में बच्चों को डॉक्टरों की निगरानी में रखने की व्यवस्था की गई है जो अति कुपोषित है। इस केंद्र में अब तक 3 बच्चों को एडमिट कराया जा सका है। ये सभी बच्चे कौशाम्बी के उन बेहद गरीब मजदूरों के बच्चे हैं जो 2 जून की रोटी के लिए पूरे दिन हाड़तोड़ मेहनत करते हैं। कुपोषण दूर करने के लिए पुनर्वास केंद्र में अब बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और आशा बहुओं को लगाया गया है, ताकि जल्द से जल्द कौशाम्बी के नौनिहालों को कुपोषण से मुक्त किया जा सके। झांसी की एक स्वाइन फ्लू पीड़ित महिला की इलाज के दौरान दिल्ली में मौत हो गई। मृतक पूनम गुप्ता शहर कोतवाली इलाके की रहने वाली थी। झांसी में स्वाइन फ्लू की चपेट में आने से एक महिला की इलाज के दौरान दिल्ली में मौत हो गई। मृतक पूनम गुप्ता का पिछले 1 महीने से उसका झांसी, ग्वालियर और दिल्ली के कई अस्पतालों में इलाज चल रहा था। आखिरकार दिल्ली के एक अस्पताल में पूनम की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक जब वे पूनम को झांसी से इलाज के लिए ग्वालियर ले गए तो वहां मेडिकल के डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया। इससे पहले झांसी के सरकारी अस्पताल में भी उसके इलाज और परीक्षण से मना कर दिया गया था। आखिरकार उसे दिल्ली के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।
स्वाइन फ्लू से मौत की सूचना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि स्वाइन फ्लू के संभावित 1 दर्जन मरीजों के सैंपल लेकर जांच को लखनऊ भेजे गए, जिसमें स्वाइन फ्लू की पुष्टि नहीं हुई। 2002 के हिट एंड रन केस में सलमान खान के ड्राइवर ने कोर्ट में हादसे की जिम्मेदारी ली है। ड्राइवर अशोक सिंह ने आज सेशन कोर्ट में बयान दिया कि घटना वाले दिन गाड़ी सलमान खान नहीं बल्कि वो चला रहा था। सरकारी वकील ने अशोक सिंह के बयान को गलत और सलमान को बचाने की कोशिश बताया है। 27 मार्च को सलमान खान ने भी अदालत में बयान दिया था कि घटना के दिन वो गाड़ी नहीं चला रहे थे। इस मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने संसद से गुजारिश की है कि रैश ड्राइविंग से मौत के मामले में आरोपी की सजा बढ़ाने का प्रावधान हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून की धारा 304A के तहत ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक की ही सजा हो सकती है, लेकिन कई मामले इतने गंभीर होते हैं कि जिनमें सजा बढ़नी चाहिए। जून 2007 में पंजाब के संगरूर में रैश ड्राइविंग से 2 लोगों की मौत के मामले में फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये अनुरोध किया। संगरूर हादसे में पटियाला की अदालत ने आरोपी को 1 साल की सजा दी थी, लेकिन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इसे घटाकर सिर्फ 24 दिन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार की अपील मंजूर कर ली।